हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है फंक्शन अर्थात फलन। इस टॉपिक पर मैंने पिछले साल एक और वीडियो बनाया था। उस वीडियो को आप जरूर देखें, उसमें बहुत विस्तार से बहुत अच्छे से समझाया गया फलन। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को आप पहले जरूर देखें। आज अभी मैं आपको फलन वैसे तो मैं फिर से पूरा बताऊंगा, लेकिन आप उस वीडियो को जरूर देखें, ठीक है? क्योंकि उसमें हो सकता है कुछ बहुत ऐसी बातें हों जो हम इस कक्षा में हो सकता है न कर पाएँ, कुछ टॉपिक्स छूट जाएं, कुछ पॉइंट्स छूट जाएं, क्योंकि हर बार तो एज इट इज़ नहीं हो सकता ना, इसलिए आप उस वीडियो को जरूर देखें। आज भी हम फंक्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके एग्जाम्पल्स देखेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो आप दोनों वीडियो देखें, ये भी पूरा देखें, वो भी पूरा देखें, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम। मैंने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस भी लिख रखे हैं, तो हम इन क्वेश्चंस को भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले फलन क्या होता है इस बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है? जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा y इक्वल 2x प्लस 1, ठीक है? देखो, फलन एक स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन अर्थात एक विशेष प्रकार का संबंध के रूप में भी फलन को देखा जाता है, और फलन को संगतता अर्थात करस्पॉन्डेंस के रूप में भी देखा जाता है फलन को। तो दो तरीकों से परिभाषित किया जा सकता है फलन को, हम दोनों तरीकों को देखेंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा है y इक्वल 2x प्लस 1। अब देखो, आप x की वैल्यू अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी रखते जाइए और ये देखते जाइए कि y की वैल्यू आपको क्या क्या मिलती जा रही है। अगर आप x की वैल्यू 0 रखते हैं तो यहाँ भी 0 रखने पर ये 0 हो जाएगा, 1 मिलेगा y की वैल्यू। x की वैल्यू अगर आप 1 रखते हैं तो y की वैल्यू 3 मिलेगी, आप रख के देख लो। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 5 मिलेगी, देख लो, 2 रखो, 2 2 जो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। x की वैल्यू 3 रखोगे तो y की वैल्यू मिलेगी 7। ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा, ये आगे बढ़ते जाएगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे एक चीज, मैंने कहा x की वैल्यू को आपको अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी रखना है। आपने रखा भी, आपने अपनी इच्छा से x की वैल्यू कुछ भी रखा, लेकिन y की वैल्यू आपको आपकी इच्छा से नहीं मिली है। आपने यहाँ रखा, उसका दोगुना किया, फिर 1 जोड़ा, फिर जो मिला वो हुआ y की वैल्यू। यानी x जो है वो आपकी इच्छा अनुसार कुछ भी रखा गया है, लेकिन y आपकी इच्छा अनुसार नहीं मिला है, वो इस नियम के अनुसार मिला है। ये आपने क्या लो ना, ये 2 के जगह अगर मैं 3 कर देता तो क्या आपको यही मिला होता? नहीं, ये अब दूसरे दूसरे वैल्यूज मिले होते। यानी ये एक तरीके से नियम का काम कर रहा है, जो हमें ये वैल्यूज प्रदान कर रहा है, ठीक है? नियम बदलने से वैल्यूज बदल जाएंगी। x अपनी इच्छा अनुसार रखा जा रहा है, इसलिए x को कहते हैं स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर, बिंदास, अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी रखो। लेकिन y यहाँ पे क्या है? y यहाँ पे परतंत्र चर का काम कर रहा है, क्योंकि y परतंत्र है, यानी कि आश्रित है, निर्भर है। किस पर निर्भर है? वो x पर निर्भर है। बेचारा x की वैल्यू 2 की जगह अगर आप 2.1 रख दो तो अभी आपको 5 की जगह कुछ और मिलेगा। आप रखेंगे, फिर सामने में जो संख्या उसे गुणा करेंगे, फिर प्लस 1 करेंगे, फिर वो मिलेगा आपको। बात समझ में आ रही है? तो y क्या कहलाता है? परतंत्र चर। x कहलाता है स्वतंत्र चर। स्वतंत्र चर अर्थात इंडिपेंडेंट वेरिएबल, परतंत्र चर अर्थात डिपेंडेंट वेरिएबल। तो y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y किस पर निर्भर है? तो y जो है वो x पर निर्भर है, x पर निर्भर है। x स्वतंत्र है, y परतंत्र है, y x पर निर्भर है, या यूं कहें कि x कर्म है, ठीक है ना? हम कर्म अपनी इच्छा से करते हैं, लेकिन फल हमारे हाथ में नहीं होता। तो फल जो है वो नियम के अनुसार मिलता है, ठीक है? तो इसलिए x आपके कर्म है तो y आपका फल है, और फल से ही बना फलन, अर्थात यहाँ पर आप कहोगे कि y x का फलन है। तो फलन शब्द से कई लोग घबरा जाते हैं। फलन क्या है? तो फलन मतलब कि x की वैल्यू रखने के बाद जो y की वैल्यू मिल रही है, तो कौन है जो आपको वैल्यू दे रहा है? तो हमको y की वैल्यू मिल रही है, तो यहाँ पे y x का फलन है, ऐसा हम कहेंगे, ठीक है? तो इस उदाहरण को समझाने के पीछे मेरा उद्देश्य यही था कि फलन की अवधारणा क्या है। तो फलन में एक स्वतंत्र चर होता है, एक परतंत्र चर होता है, और परतंत्र चर स्वतंत्र चर पर आश्रित रहता है, ठीक है ना? y जो है x पर आश्रित है। अब देखो, ये तो हुआ सर फलन की अवधारणा को आपने समझाया। अब हम देखते हैं संबंध के रूप में एक स्पेशल टाइप
के संबंध के रूप में हम फलन को किस प्रकार देखेंगे, आप वो भी सुनिए। देखिए, मान लो कोई सेट है ए, तो जैसे संबंध जो है वो क्या होता था, आर जैसे अपन संबंध लिखते थे, वो ए क्रॉस ए का क्या होता था, सबसेट होता था। तो फलन भी तो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा सर। अगर किसी समुच्चय पर आप फलन परिभाषित करते हैं तो वो भी ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। लेकिन खास बात क्या है वो ध्यान से सुनिए। फलन में दो खास बातें होती हैं कि प्रत्येक ए बिलोंग्स टू ए के लिए देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू ए, इस प्रकार होगा कि ए बी बिलोंग्स टू एफ। अब ये क्या लिखे हो सर, समझ तो कुछ आया नहीं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि ए का प्रत्येक अवयव ए के किसी अवयव के साथ उस फलन द्वारा संबंधित होना चाहिए। ठीक है, ये पहला शर्त है। मैं आपको चित्र बना करके भी सिखाऊंगा। अभी ये हम परिभाषा लिख रहे हैं, फिर हम आपको चित्र से पूरा अच्छे से समझाऊंगा, बहुत सारे एग्जाम्पल दूंगा। ठीक है, दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए कोई एक अवयव है जो बी से भी संबंधित है उस फलन द्वारा, और वही अवयव जो है वो अगर सी से भी संबंधित है उसी फलन द्वारा, तो ऐसा होने पर हमेशा बी और सी बराबर होने चाहिए। कहने करती है कि एक ही अवयव दो अलग अलग अवयवों से संबंधित नहीं हो सकता। ठीक है, उस फलन द्वारा। तो ये फलन की कुछ खास बातें हैं, इन बातों को आप अच्छे से देख लीजिए, चिंतन मनन कर लीजिए, और फिर मैं आपको बता रहा हूँ आगे की बात। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कैसे ये जो डेफिनेशन में हमने लिखा है उसको हम अच्छे से और कैसे समझें। ठीक है, तो मैं आपको चित्र बना करके समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा, चिंता मत करें। मान लीजिए समुच्चय ए पर हमने एक फलन परिभाषित किया। ठीक है, चलिए मैंने परिभाषित किया दो अलग अलग समुच्चय ए से बी पर। ठीक है, ए से बी पर मैंने एक फलन परिभाषित किया। अच्छा, ए से बी में हम लोग फलन परिभाषित करते हैं तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, या एफ मैप्स ए टू बी। ठीक है, फंक्शन को ही हम लोग मैप या मैपिंग भी कहते हैं, इसको आप अच्छे से ध्यान लें। हिंदी में इसको हम कहते हैं प्रतिचित्रण। ठीक है, या फलन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये देखो ए बी और यहाँ पे एफ, यानी एफ जो है वो ए से बी में एक फलन है। तो ये लिखने के तरीके हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर आपके पास ए में है 1 2 3 4 और बी में है आपके पास, ध्यान दीजिएगा बहुत मजा आएगा आपको, ये पढ़ने में काफी अच्छा लगेगा। ए बी सी डी ये आपके पास है। ठीक है, ये हमने अपनी इच्छा से लिया है, और मैं यहाँ पे एफ लिख रहा हूँ। एफ में देखते हैं कौन कौन से पेयर हैं। तो एफ में जो जो पेयर होंगे ना हम उनको उनसे मिलाएंगे, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, आप चिंता मत करें। ठीक है, एफ में जो पेयर है मैं उनको लिखता हूँ 1A 2B 3C 4D। ठीक है, अब मैं इसको, इस डेफिनेशन को मैं मिटा रहा हूं क्योंकि मैं आपको कुछ समझाना चाह रहा हूं। ये मान लीजिए इसको मैं F1 बोल दिया, F1 एक फलन है। ठीक है, ये इस तरीके से परिभाषित है। चलिए मैं दूसरा फलन लिखता हूं, मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, फिर हम चुनेंगे कि वास्तव में इनमें से कोई फलन सच में है भी नहीं या कोई गलत तो नहीं है, वो हम देखेंगे। मैं अपनी इच्छा से अभी कुछ लिख रहा हूं, आप बस देखते जाइए, आपको मजा आएगा। 1A 1B 2C 3D। ठीक है, 4A। ठीक है, ओके। F3 में यहाँ पे लिखता हूँ 1A 2B 3C। F4 में यहाँ पे लिखता हूँ 1A 2A 3C 4D। ठीक है, चलिए अब देखते हैं और हम ये देखेंगे कि इनमें से कौन फलन है और कौन नहीं है। आपके सामने ये चार चीजें हो सकता है, एक से अधिक फलन हो सकता है ना हो। चलिए पहले वाले को देखते हैं। पहला वाला क्या कर रहा है, 1 को ए से संबंधित कर रहा है ना भाई, 1 को ए से, 2 को बी से, 3 को सी से, ये देखो 3 को सी से, 2 को बी से, 4 को डी से।
तो फलन की परिभाषा क्या कहती है? फलन की परिभाषा ये कहती है कि ए के सारे अवयव ए में, यानी फलन अगर ए से बी में अगर परिभाषित है, अगर आप फलन को ए से बी में परिभाषित कर रहे हैं, तो फलन की जो पहली शर्त वो ये कि ए के समस्त अवयवों के लिए हमको यहाँ पे बी में उनका जो इमेज बन रहा है, देखो बी के जो एलिमेंट्स है ना वो प्रतिबिंब कहलाते हैं। हम कहेंगे A1 का प्रतिबिंब है, F प्रतिबिंब फलन F के द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब है, इसलिए हम उसको कहेंगे F प्रतिबिंब। B2 का प्रतिबिंब है, क्या है? F, मतलब प्रतिबिंब कहो या F प्रतिबिंब कहो। C3 का F प्रतिबिंब है, D4 का F प्रतिबिंब है, तो इनको हम लोग F इमेजेस कहते हैं, ठीक है ना। अब देखो, तो ए में ऐसा कोई एलिमेंट छूटा है क्या जिसका यहाँ पे एफ इमेज नहीं मिला है? देखो तो एक भी नहीं छूटा है। ए में 4 लोग थे, चारों का एफ इमेज मिला है, मतलब ठीक है, फलन की परिभाषा का ये पालन कर रहा है, ठीक है ना। अगर मान लो ये छूट जा रहा था, सर हमको तो 4 का कोई इमेज मिला ही नहीं, तो समझ लीजिए अब इस अवस्था में ये फलन नहीं है। इधर 4 छूट गया ना, 4 का कहाँ इमेज मिल रहा है? नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो ये अभी फलन नहीं कहलाएगा। यानी यहाँ पे एक भी नहीं छूटना चाहिए, सबों का एफ इमेज मिलना चाहिए, ठीक है। यहाँ भले ही छूट जाए, यहाँ डी छूटा न छूटा कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, अब कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन वहां नहीं छूटना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे ई रहता है, ये देखो, ये अब देखो अभी क्या दिख रहा है आपको, 1 का इमेज बना ए, 2 का इमेज बना, 3 का सी, 4 का डी, ई छूट गया यहाँ पे, है ना। तो अब मैं पूछूंगा आपसे, बेटा ये फलन है कि नहीं है? तो आप ऐसा मत कहना कि फलन नहीं है, ई छूट गया, ऐसा नहीं कहना, ये फलन है। यहाँ पे कोई छूट जाए जो यहाँ के किसी एलिमेंट का इमेज न बन पाए तो वो चलेगा, ई छूट गया, ई किसी का भी इमेज बन पाया क्या? नहीं बन पाया, कोई बात नहीं, यहाँ छूटे मत छूटे चलेगा, यहाँ पे नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। ये अभी भी फलन है, ये अभी भी फलन है, कोई भी नहीं छूटा, देखो इमेज बनने से सब के सब इमेज बने हैं, ये 2 का इमेज बन गया, C3 का इमेज बन गया, D4 का इमेज बन गया, A1 का इमेज बन गया, तो ये सब के सब इमेज बने हुए हैं, कोई भी नहीं छूटा है, ये अब भी फलन है। अगर कोई लोग छूट जाते जो किसी के इमेज न बन पाते, तब भी इस अवस्था में F फलन कहलाएगा। तो यहाँ छूटे ना छूटे चलेगा, यहाँ नहीं छूटना चाहिए। मान लो ये 1 2 3 4 के साथ 5 और हो जाता, और 5 का कोई इमेज हमको मिल ही नहीं पाता, सर 5 का तो कोई इमेज नहीं है, वो बात गड़बड़ हो जाती। फलन की परिभाषा में ये स्वीकार्य नहीं है, यहाँ एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, सबों के सबका इमेज बनना चाहिए, ठीक है। अब देखो, किसी भी एलिमेंट के 2 अलग अलग इमेज नहीं बनेंगे, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि 2 का इमेज बी भी बन रहा है और 2 का इमेज सी भी बन रहा है, ठीक है। ये बात फलन को स्वीकार नहीं है, एक ही एलिमेंट के इधर आकर के 2 इमेज नहीं बनेंगे, याद रखना। हाँ, ये हो सकता है कि बहुतों के सेम इमेज बने, तो ये बात आप ध्यान रखना। मैं 2 बातें आपको बताया, क्या क्या बात बताया, यहाँ के किसी एक एलिमेंट का उधर जाकर के 2 या 2 से ज्यादा इमेज नहीं बनेगा, ठीक है। जैसे किसी एक एलिमेंट का ना एक ही इमेज बनेगा, ये ऐसे नहीं हो सकता कि 2 का इमेज बी भी बन गया, 2 का इमेज डी भी बन गया, ऐसा नहीं होगा, एक एलिमेंट का एक ही इमेज बनेगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन क्या हो सकता है, ये हो सकता है कि बहुतों का इमेज सेम सेम बन जाए। देखो, ये दोनों बातें अलग अलग है, यहाँ के बहुतों का वहां सेम इमेज बन सकता है, लेकिन यहाँ के एक एलिमेंट का वहां जाकर के बहुत सारा इमेज बन रहा है, वो गलत बात है, ठीक है। एक बस में 50 आदमी बैठ सकते हैं, एक आदमी एक साथ 50 बस में कैसे बैठेगा? एक आदमी एक साथ 50 में, तो क्या एक आदमी एक साथ 2 बस में भी नहीं बैठ सकता? एक आदमी तो एक ही बस में बैठेगा ना। हाँ, लेकिन एक बस में 50 आदमी एक साथ बैठ सकते हैं, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से सोचिए कि 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का सेम इमेज मिल सकता है, लेकिन क्या नहीं हो सकता, एक ही एलिमेंट का 2 अलग अलग इमेज बने, वो बात फलन को स्वीकार्य नहीं है। तो आप समझ गए कौन कौन सी 2 बातें जाननी है। पहली बात तो मैं आपको जो बताया वो ये है कि ए के सारे एलिमेंट्स का बी में आपको इमेज मिलना चाहिए, कोई भी नहीं छूटना चाहिए, ए में कोई भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, ठीक है। उधर इमेज बनने से जो एलिमेंट चूक गए या नहीं चुके, तो दोनों बातें स्वीकार हैं, चलेगा, ठीक है, लेकिन इधर नहीं छूटना चाहिए। दूसरा मैं आपको क्या बात बताया, दूसरी बात बताया कि अब एक या एक से अधिक एलिमेंट का, है ना भाई, या 2 या 2 से अधिक एलिमेंट का, ज्यादा एलिमेंट का वहां सेम इमेज मिल सकता है, लेकिन एक यहाँ के सिंगल एलिमेंट का वहां जाकर के एक से अधिक इमेज नहीं मिलेगा, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है? तो अब देखो, अब इन सब बातों का ध्यान रखते हुए मुझे बताइए क्या ये फलन है। तो देखो 1 ए से, 2 बी से, 3 सी से, 4 सब लोग अलग अलग से इमेज मैप कर रहे हैं, ठीक है।
और ए के सारे एलिमेंट्स का इमेज मिल रहा है, 1 2 3 4 सबों का इमेज मिला है, तो ये फलन है। क्या ये फलन है? अच्छे से देखो, गौर से देखो, 1a 1b, ये तो यही गड़बड़ा गया। 1 का हमको दो इमेज मिल रहा है, ए भी मिल रहा है, बी भी मिल रहा है, ये तो गड़बड़ हो गया, ये फलन नहीं है। क्योंकि फलन की परिभाषा क्या कहती है? किसी एक सिंगल एलिमेंट के दो अलग अलग इमेज नहीं बन सकती है। तो यही पता चलिए 1 का ए और 1 का बी भी मिल रहा है, गलत बात, फलन नहीं है ये। चलो इसको देखो, क्या ये फलन है? 1 का इमेज मिल रहा है ए, 2 का इमेज मिल रहा है बी, 3 का इमेज मिल रहा है सी, वाह, 4 तो छूट गया भैया। भाई फलन को अगर आप ए से बी में परिभाषित कर रहे हो हैं, तो ए के, मैं तो बताया ना आपको नियम, ए के समस्त एलिमेंट्स का इमेज मिलना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। यहाँ छूट रहा है ना कोई इमेज बनने से तो चलेगा, यहाँ के लेकिन सारे एलिमेंट्स का इमेज मिलना चाहिए। तो 4 लोग हैं तो चारों का इमेज मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 1 का इमेज ए, 2 का बी, 3 का सी और 4 को लोग छोड़ दिए, तो भैया F3 भी आपका फलन नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं अब। 1 का ए, 2 का ए, चलो इसको देखते हैं ना भाई। 1 का ए, 2 का भी ए, 3 का सी, 4 का डी, क्या ये फलन? अच्छा बी छूट गया ना, याद रखो, देखो ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है, यहाँ 4 लोग हैं ए बी सी डी, बी छूट गया है ना, ये किसी का इमेज नहीं बन पाया है, और इधर तो दो लोग के सेम इमेज बन रहे हैं। तो क्या ये फलन है कि नहीं है? तो आंसर है यस, ये फलन है। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि यहाँ के, यानी कि ये एलिमेंट सेट है, ये एलिमेंट सेट है, ये इमेज सेट है आपका, ठीक है। तो एलिमेंट सेट के किसी एक एलिमेंट का वहां जाकर के सिंगल इमेज ही बनेगा, 2 या 2 से ज्यादा इमेज नहीं बनेंगे, एक एलिमेंट के अधिक इमेज नहीं बनेंगे, ठीक है, वो मैंने आपको बताया था, इसलिए तो ये फलन नहीं हो पाया था। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि यहाँ के एक से अधिक एलिमेंट्स के उधर जाकर के सेम इमेज मिल सकते हैं। जैसे 1 और 2 का सेम इमेज मिला है ए, तो ये बात फलन की परिभाषा के अंतर्गत स्वीकार्य है, चलेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ कोई एलिमेंट छूट रहा है क्या? नहीं छूट रहा है, देख लो 4 का अपने को इमेज मिल, 1 2 3 सब लोग का कुछ ना कुछ इमेज मिल रहा है वहां पे, लेकिन वहां पे चला बी छूट गया जो किसी भी एलिमेंट का इमेज न बन सका। तो मैंने आपको बताया था कि हाँ वहां छूट सकता है, नहीं भी छूट सकता है, दोनों बातें हो सकती है। तो इसलिए हाँ ये छूटा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये अभी भी फलन है, ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो फलन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, हम बिल्कुल विश्वास रखते हैं इस बात पर। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये फलन है, ये नहीं है, ये नहीं है, और ये भी है, ये है ना, ठीक है। चलो अब मैं आपको बताता हूँ। अच्छा एक और बात मैं आपको ध्यान से, मेरे को छूट गया बताना, मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये ए बी है, फलन एफ परिभाषित है, 1 ए मतलब फलन जो है वो 1 को प्रतिचित्रित करता है ए में, 2 को प्रतिचित्रित करता है बी में, 3 को सी में, 4 को डी में, ठीक है। यहाँ हो सकता है और एलिमेंट छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ छूट सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलेगा। अगर फलन ए से बी में परिभाषित है तो ए को बोलते हैं फलन का डोमेन, ठीक है, डोमेन बोलते हैं, प्रांत जिसको हम हिंदी में कहते हैं, प्रांत इंग्लिश में डोमेन कहते हैं। बी ए से बी में परिभाषित है, इसलिए ए को डोमेन कहेंगे, बी को कहेंगे को डोमेन, सहप्रांत, ठीक है, सहप्रांत कहेंगे। अब हम इस बी के अंदर उन एलिमेंट्स पर नजर डालें जो इमेज बन सके हैं, उसको मत देखो जो इमेज नहीं बन पाए हैं, ठीक है। डोमेन कहने के लिए आप पूरे को डोमेन कहोगे ना, ये पूरा जो है, सॉरी, कोडोमेन कहने के लिए आप पूरे को कोडोमेन कहोगे, ये पूरा कोडोमेन है। डोमेन तो हमारा ये हो गया ना, ये डोमेन, ठीक है, ये हमारा डोमेन, डोमेन है ए, और बी क्या है, बी क्या है, कोडोमेन, कोडोमेन। तो पूरे बी को आप कोडोमेन कहोगे, लेकिन अगर हम उन एलिमेंट्स पे नजर डालें जो इमेज बन पाए हैं, तो उतने के कलेक्शन को, उतने के सेट को कहोगे रेंज ऑफ एफ, उनमें ई और एफ शामिल नहीं होंगे। मतलब अगर मेरे को कोई पूछे कि सर कोडोमेन कौन है, तो मैं बोलूंगा पूरा बी कोडोमेन है, यानी इसमें कौन कौन आएगा, ए बी सी डी ई एफ आएंगे, ठीक है। अगर मैं पूछूं कि सर रेंज ऑफ एफ क्या है, सिर्फ मुझे इतना बता दीजिए कि रेंज ऑफ एफ क्या है, तो रेंज ऑफ एफ की डेफिनेशन है, इसमें एफ एक्स मतलब
इमेज पॉइंट्स होंगे सच दैट x बिलोंग्स टू ए, यानी इसमें कौन कौन आएगा, कौन कौन इमेज बन सका, ए बना है, देखो इमेज 1 का बना है। इमेज बनने में कौन कौन इस्तेमाल हुए, ए बी सी डी, ए बी सी डी, ई और एफ इमेज थोड़ी बनने हैं। तो रेंज वाले सेट में वो लोग नहीं आएंगे, रेंज वाले सेट में वही लोग आएंगे जो जो एफ के द्वारा ए के किसी न किसी एलिमेंट के इमेजेस बने हैं, उन लोग आएंगे, है ना भाई, रेंज में। और कोडोमेन में सब के सब आएंगे, जो इमेज बन सके वो भी, नहीं बन सके वो भी। तो इसलिए याद रखना, रेंज ऑफ एफ हमेशा कोडोमेन का सबसेट होता है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई बता दो, देख लो अच्छे से ध्यान से, ठीक है। कहीं डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, अच्छे से ध्यान से देख लीजिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। रेंज ऑफ एफ हमेशा कोडोमेन का क्या होता है, सबसेट होता है, कोडोमेन, डोमेन, ठीक है। शब्दों पर आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, हो सकता है मेरे से बोलने में भूल हो जाए, आप एक बार कंफर्म कर लो, अच्छे से याद कर लो। ए डोमेन है, बी कोडोमेन है, और कोडोमेन के भीतर उस समुच्चय को अगर ध्यान दो जिसमें एफ के इमेज पॉइंट हैं, तो उस सेट को बोलते हैं हम लोग रेंज ऑफ एफ, ठीक है। और रेंज ऑफ एफ हमेशा बी का यानी कोडोमेन का सबसेट होता है, ठीक है। तो आप इस बात को अच्छे से ध्यान रखें, और मैं इसको मिटाता हूं। अब देखो पहला सवाल हमारा क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। पहला सवाल क्या है, यदि फलन f और f में देखो कुछ ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, ठीक है, एक रैखिक संबंध द्वारा दिया जाता हो तो fx बराबर क्या होगा। रैखिक संबंध किसको बोलेंगे अपन, रैखिक संबंध ax प्लस बी, एक घात वाले व्यंजक को हम लोग रैखिक संबंध बोलते हैं, ax प्लस बी। अब देखो किसके द्वारा दिया जाता है, 1 1 बिलोंग्स टू f, मतलब x के स्थान पर 1 रखने पर हमको फलन की वैल्यू 1 मिलती है। तो चलो इसका मतलब क्या होगा, फलन के x के स्थान पर 1 रखो तो फलन की वैल्यू भी क्या मिलेगी, आपको 1 मिलेगी, यानी कि ये हो जाएगा आपका a प्लस बी इजिकल्स टू 1, मैं इजिकल्स टू 1 इस पार लिख देता हूँ, ठीक है। चलो और कौन है, 2 3 बिलोंग्स टू f, इसका मतलब क्या होगा, 2 3 बिलोंग्स टू f, इसका मतलब क्या होगा कि x के स्थान पर 2 रखने पर फलन की वैल्यू 3 होती है, तो x के स्थान पर 2 रखोगे तो फलन की वैल्यू होगी 3। फिर कौन है, 3 5 बिलोंग्स टू f, ये देखो ये देखो देखो देखो, देखो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि x के स्थान पर 3 रखने पर फलन की वैल्यू होती है 5, ठीक है ना। और 4 7 बिलोंग्स टू f, इसका मतलब क्या होगा, x के स्थान पर 4 रखने पर फलन की वैल्यू होती है 7। अब इसको आप सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपसे बिल्कुल बनेगा ये, ठीक है। जैसे मान लीजिए कैसे भी सॉल्व कर सकते हो, मैं इसको घटा दिया, चलो बी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2a में से a गया तो a, 3 में क्या, तो a की वैल्यू आ गई 2, a की वैल्यू 2 यहाँ रख दो, पलटाओ, b की वैल्यू आ जाएगी -1, a और b की वैल्यू को यहाँ रख दो तो कितना आएगा भैया, 2x -1, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। 2x -1 कहाँ है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, आपको समझ में आ गया होगा, मेरे को इतना भरोसा है, पूरा विश्वास है, आप देख लीजिए, बहुत ईजी है ये। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है, f(x) बराबर क्या दिया है भैया, cos log x, जहां log के बेस पे e है। तब हमको बताना है कि इस पूरे की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए भैया थोड़ा सा सॉल्व करने वाला सवाल है, f(x) इंटू एफ वाई माइनस हाफ f(x) बाई वाई प्लस f(x) वाई, ठीक है। चलिए f(x) एफ वाई यानी क्या होगा, f(x) की जगह cos log x, फिर एफ वाई cos log y, फिर माइनस हाफ एफ एक्स बाई वाई। देखो ध्यान से समझना है, एफ एक्स बाई वाई कैसे लिखेंगे, एफ एक्स बराबर cos log x,
तो अगर x की जगह आपको x बाई वाई दिख रहा है तो यहाँ पे भी x की जगह x बाई वाई लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, बताओ बोला। लिखना चाहिए भाई, ये ऐसे। फिर क्या है, cos log x की जगह x बाई नजर आ रहा है तो यहाँ भी लिख दो, क्या दिक्कत है, ये ऐसे। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। cos log x cos log y माइनस हाफ। अब देखो आपको पता होगा फॉर्मूला, यहाँ पे लिख देता हूँ, log m बाई एन यानी क्या होता है, log m माइनस log n, और इसी log m n यानी क्या होता है, log m प्लस log n। ठीक है, तो बटे वाले घटे, गुणे वाले जुड़े, ये बटे वाले हैं तो घटेंगे, log cos x माइनस log y ई बेस पे है, प्लस cos log x cos log x log y। ठीक है, cos log x प्लस log y। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब आपको एक फॉर्मूला जानना होगा यहाँ पे, इसको अपने मन में a मानो, इसको b मानो, a b cos a माइनस बी माइनस cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी। तो फॉर्मूला ध्यान रख लो, cos a माइनस बी प्लस cos a प्लस बी का फॉर्मूला है 2 cos a cos b। ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़े हुए हैं, कक्षा 11वीं में हम इसको सबसे पहली बार पढ़े थे। तो चलिए, cos log x cos log y, इसके बाद हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर शुरू होने वाला है। मतलब ये चैप्टर तो अभी शुरू ही हुआ है, ये चैप्टर जब पूरा पढ़ लेंगे उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर शुरू करेंगे। ठीक है, cos log y हो गया माइनस हाफ। अब देखो ध्यान से, तो फॉर्मूला लगाओ आप यहाँ पे, cos a माइनस बी cos a प्लस बी क्या होता है, 2 cos a की जगह log e x है, और b की जगह कौन है, cos a cos b b मतलब log y। ऐसा, ये 2 से 2 कटेगा, 2 से 2 कटने के बाद जो चीज बची है वो यही है, आप देख लो वो यही है, तो प्लस माइनस करके ये भी कट जाएगा, 0 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है ना, 2 2 कटने के बाद ये जो बचा है वो यही तो है, तो एक बार वही चीज प्लस में, एक बार वही चीज माइनस में, प्लस माइनस कट के 0। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है, बनाना है, बहुत सरल है, कठिन कुछ नहीं है। अभी हम सरल सवालों को देख रहे हैं, फिर धीरे से हम कठिन सवालों की ओर बढ़ेंगे। फिर जब हम डोमेन, कोडोमेन, रेंज ये सब पढ़ेंगे ना, ये सबको सवाल पढ़ेंगे, बहुत मजा आ जाएगा। बस आप अच्छे से देखिए वीडियो को, लाइक अभी तक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। मैथ्स के आपको पूरे वीडियोस आपको मिलेंगे यहाँ पे। तो चलिए अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में देख लो, मान लो एबीसी परिमेय संख्या है। ठीक है, एबीसी परिमेय संख्या है तथा एफ जो है वो जेड से जेड में एक फलन है। एफ क्या है, जेड से जेड में एक फलन है ना भाई, और वो किस प्रकार परिभाषित है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के द्वारा परिभाषित है ना, एक फलन ऐसा बोल रहा है। अब देखो एफ का जो कोडोमेन जेड है, इसका मतलब, और जेड क्या है, पूर्णांकों का समुच्चय, मतलब एफ, मैं आपसे पूछूंगा एफ कौन कौन से मान ग्रहण करता है या कौन से मान ग्रहण कर सकता है, तो वो केवल पूर्णांक मान ही ग्रहण कर सकता है। ठीक है, आप लिखेंगे एफ पूर्णांक मानों को ग्रहण करता है, पूर्णांक मानों को क्या करता है, ग्रहण करता है, क्योंकि जेड में ना उसका कोडोमेन जेड में है। ठीक है ना, वो ऐसी वैल्यूज जो हमको पूर्णांक के रूप में नहीं मिल रही है उनको एफ स्वीकार ही नहीं करेगा, ग्रहणित नहीं करेगा, क्योंकि जेड है उसका कोडोमेन। ठीक है ना, यहाँ ए बी सी भले परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन एक्स की वैल्यू इंटीजर हमको, एक देखो एक, मैं फिर से बता रहा हूँ, फंक्शन का डोमेन है जेड और कोडोमेन है जेड। ठीक है, जेड का अर्थ क्या है, यहाँ पे कोडोमेन है, डोमेन है जेड, इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो x की वैल्यू है ना, आप वो पूर्णांक मान रख सकते हो। फंक्शन की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो चाहे कुछ भी मिले आपको, लेकिन कोडोमेन के रूप में जेड मिला है, इसका मतलब फंक्शन केवल उसी वैल्यू को स्वीकार करेगा, या फंक्शन की वैल्यूज केवल वही हो सकती है जो पूर्णांक हो। ठीक है, तो f पूर्णांक मानों को बस ग्रहण करेगा, इसका मतलब f1 भी पूर्णांक है, f0 भी पूर्णांक है। अब बोलोगे आप ये कौन सी लाइन अचानक से लिख दिए, तो f1 के पीछे एक राज की बात छुपी हुई है, मैं आपको बता रहा हूं कैसे। देखो, आप
F1 मतलब देखो x की जगह क्या दिख रहा है 1, x की जगह क्या दिख रहा है 1, तो F1 की वैल्यू पता करने के लिए आपको x की जगह 1 लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो लिखो, तो x की जगह 1 क्या होगा, तो x की जगह 1 1 लिखोगे तो a प्लस बी प्लस सी बचेगा, a प्लस बी प्लस सी। ठीक है ना। अब x की जगह 0 लिखो तो क्या बचेगा, x की जगह 0 तो ये 0 हो जाएगा। हम लोग को अगर F0 पता करना हो कि F0 क्या है, तो देखो x की जगह 0 दिख रहा है, तो यहाँ x की जगह 0 रखोगे, 0 0 हट जाएगा, केवल कौन बचेगा, c बचेगा। तो अब आप बोलोगे हाँ सर वो तो ठीक है कि F1 बराबर a प्लस बी प्लस सी और F0 बराबर c, मगर ये आप लिखे क्यों, क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्यों लिखा मैं। F, अच्छा ये तो पता चल गया कि अगर F समस्त पूर्णांक मानों को ग्रहण करता है, इसका मतलब F1 भी एक पूर्णांक है और F0 भी एक क्या है, पूर्णांक है। और जब दोनों एक पूर्णांक है तो दोनों का अंतर भी एक पूर्णांक है। और दोनों का अंतर कितना होगा, तो F1 अपन ने निकाला a प्लस बी प्लस सी और F0 निकाला अपन ने केवल c, तो ये भी क्या है, पूर्णांक होगा। दो पूर्णांकों का अंतर भी एक पूर्णांक है, c कटेगा, तो आंसर आएगा a प्लस बी एक पूर्णांक है। और ये देख लो आ गया आपका आंसर। प्रश्न में क्या पूछा था, आप देखो ना, प्रश्न में पूछा था कि a प्लस बी क्या है करके, a प्लस बी क्या है, एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक पूर्णांक, एक परिमेय संख्या जो कि पूर्णांक न हो, या फिर इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या है, a प्लस बी एक पूर्णांक है, तो ये आपका ऑप्शन बी होगा करेक्ट। तो इसका अर्थ यह है कि हमको सवाल बनाने के लिए ऑप्शंस पर अच्छे से नजर रखनी चाहिए, ऑप्शन क्या है उस हिसाब से हमको काम करना चाहिए। ठीक है, हमको पूछा था ना a प्लस बी क्या है, देखो फलन f जेड से जेड में परिभाषित किया था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी द्वारा, और हमको पूछा था a प्लस बी क्या है, तो एक ऋणात्मक पूर्णांक, एक धनात्मक पूर्णांक, एक परिमेय संख्या जो पूर्णांक ना हो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारी नजर a प्लस बी पर थी कि a प्लस बी क्या है। a प्लस बी लाने के लिए c को हटाना था, c को हटाने के लिए c को घटाना जरूरी था, c को घटाने के लिए सिर्फ c आए तभी तो घटेगा ना, इसलिए मैंने f0 रखने का सोचा ताकि c घटे, और a प्लस बी बचाना था, इसलिए a प्लस बी प्लस सी में से c को घटाना था, इसलिए F1 रखा, फिर F0 रखा, फिर दोनों को माइनस किया। तो ये पूरा कारण था कि मैंने ऐसा कार्य क्यों किया, ताकि मुझे सिर्फ a प्लस बी मिले। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये तीनों सवाल हो गए। हमने फलन की परिभाषा देखी, फलन को और डिटेल में समझने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है, आप जरूर देखें, वो वीडियो काफ़ी हेल्पफुल है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स के साथ समझाया गया है। अगले टॉपिक में हम लोग फलन की कुछ और बातों को समझेंगे, डोमेन, कोडोमेन, रेंज के बारे में समझेंगे, इनके बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें और खूब 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 शेयर करें, जितने ज़्यादा तेज़ी से वीडियो लोगों तक पहुँचेगा, मेरे और आगे की वीडियोस बनाने की जो अंतर प्रेरणा है, जो उत्साह है, उमंग है, वो और बढ़ेगी। तो मैं थकी हुई अवस्था में भी मैं वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि वो मुझे प्रेरित करेगा कि हाँ वीडियो इतने सारे लोग देखते हैं, इतनी सारों की उम्मीद जुड़ी है, तो मैं ऑटोमेटिक फास्ट वीडियो बनाना शुरू करूँगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगता है, इससे मुझे समझ तो आएगा कि हाँ भाई आपको मतलब समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इससे पता तो चलेगा मुझे, इसलिए आप जरूर कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच।